स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल देखने को मिलता है कैसे सरकारें चल रही हैं, कैसे हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। तो ये चैप्टर पिछले चैप्टर पावर शेयरिंग का ही कंटिन्यूएशन समझ सकते हैं इसको। जैसे कि हमने देखा वहां पर कि बेल्जियम में पावर शेयर की गई और श्रीलंका में पावर नहीं शेयर की गई। उसके आगे ही कि बेल्जियम में जो पावर शेयर की गई तो देखा उसमें पावर शेयरिंग किस किस तरीके से हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो डिफरेंट टीयर्स के बीच में किस तरीके से पावर शेयर होती है, इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। तो इस चैप्टर में हमको केवल क्या देखना है, फेडरलिज्म क्या है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, भारत में फेडरलिज्म है या नहीं, फेडरलिज्म भारत में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, इन्हीं के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। और एक चीज और कि आप सभी लोग इसको लिखने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कैसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, सब कुछ कंप्लीट है। बस आपको ध्यान से सुनना है, वो भी बहुत कम देर। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे के सारे एक साथ हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म, जिसमें हमको पता चल गया क्या करना है, कैसे होगा, देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन आता है। वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा था कि बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 1970 से लेकर 1993 तक। तो पहले जो पावर हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा, वो सबऑर्डिनेट होती थी स्टेट गवर्नमेंट उसकी। लेकिन 1993 में उसको स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट किया गया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिया गया। तो यहां पर क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसके साथ शेयर की थी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government। 1993 में ये पावर दी गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगी, उनके डिपेंडेंट नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। पूछा सकता है यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म में चेंज हुआ था। किससे, यूनिटरी था पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती थी, लेकिन 1993 में क्या कर दिया, इसको चेंज किया और स्टेट को भी पावर दी। However, श्रीलंका continues to be a unitary system। श्रीलंका में कैसा सिस्टम था, यूनिटरी। तो पूछा सकता है श्रीलंका में कैसा सिस्टम था, यूनिटरी सिस्टम, where the national government has all the powers। वहां पर सारी की सारी पावर किसके पास थी, नेशनल गवर्नमेंट के पास। उन्होंने अपनी पावर शेयर नहीं की थी, यही कारण था सबसे बड़ा उनके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का। पिछले चैप्टर को भी रिवाइज करते रहे साथ ही साथ। इसके बाद कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यहां पर देखने को मिल सकती है। 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहला हो जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि पावर जो गवर्नमेंट होगी 1 लेवल पर, 1 टीयर पर देखने को मिलती है, या फिर एक चीज और हो सकती है कि जो स्टेट होंगी वो सब ऑर्डिनेट होंगी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली 1 लेवल, एक ही लेवल होगा गवर्नमेंट का, या फिर सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होंगी वो सबऑर्डिनेट होंगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वो उनको करना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी उसके पास पावर होगी कि वो क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंसेस के लिए या स्टेट के लिए। प्रोविंसेस मींस स्टेट। सम कंट्रीज दैट फॉलो, कौन कौन सी कंट्री फॉलो करती है यूनिटरी सिस्टम, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, यहां पर क्या फॉलो होता है, यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाता है फेडरलिज्म। पूछा जाता है फेडरलिज्म की डिफिनेशन सीधी सीधी एकदम से। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। यानी कि जहां पर सेंट्रल और स्टेट या फिर और टू, यानी कि पावर कितने, 2 या 2 से अधिक टीयर्स लेवल्स पे बढ़ती है। फेडरलिज्म के 2 टाइप्स हो सकते हैं। पहला, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक पूरे कंट्री के लिए होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और एक होगी स्टेट के लिए जो डे टू डे अपने काम को कंप्लीट करते हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजुअली रिस्पांसिबल फॉर ए न्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो पूरे देश के इंटरेस्ट के विषय होंगे, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होंगे, उन पर डील कौन करेगा, उन पर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कॉमन इंटरेस्ट की, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो डे टू डे रेगुलर कामों के लिए। द अदर आर द गवर्नमेंट्स
at the level of provinces or states that look after much of the day to day administrating of their state. तो दो फॉर्म हमको दिखे, क्या क्या दो लेवल कौन से गवर्नमेंट के, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दो फॉर्म. यूनियन गवर्नमेंट नेशनल के सब्जेक्ट्स को देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट डे टू डे सब्जेक्ट्स को देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला पूछ रहे हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. फीचर्स 7 फीचर है एकदम आपको तैयार करने, ये एनसीईआरटी बेस्ड. और नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया गया कि अगर आप अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, दोनों ही फॉर्म हम बता देते हैं. तो पहली चीज क्या दिखती है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यहां पर क्या दिखेंगे, लेवल्स आए या टीयर्स, एक ही बात है, 2 या 2 से अधिक. तो ज्यादातर फेडरल कंट्रीज में क्या देखने को मिलता है, सेंटर और स्टेट तो, लेकिन हमारे यहां इंडिया में सेंटर, स्टेट एंड लोकल 3 टीयर्स में दिखाई देती है. सेंटर स्टेट के साथ पावर शेयर और स्टेट लोकल. तो यही हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेंटर स्टेट और स्टेट के बाद आ जाता है एक और लेवल हमारे यहां जो इंडिया में देखने को मिलता है, सेंटर स्टेट लोकल. नंबर 2 आ जाता है कि ये जितनी भी सेंटर स्टेट वाली जो भी गवर्नमेंट्स होंगी ये सेम सिटीजन्स को ही रूल करती हैं. ऐसा नहीं होता कि आदमी बदल जाएंगे, सिटीजन्स बदल जाएंगे, सेम सिटीजन्स को ही रूल करेंगे, लेकिन इनका ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड किया जाता है, कंट्रोल ओवर द एरिया. यानी ज्यूरिसडिक्शन क्या हो गया, कितने एरिया पे कौन कौन सी चीजों पे ये लॉज बनाएंगे, इसको बोला जाएगा ज्यूरिसडिक्शन. हिंदी में बोलेंगे क्षेत्राधिकार. इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मान लीजिए इंडिया है, ये क्या हो गया, मान लेते हैं यूपी, तो पूरी जो यूनियन गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो भी यहाँ के निवासी के लिए रूल बनाएगी, और जो यहाँ यूपी की गवर्नमेंट होगी वो भी सेम व्यक्ति के लिए ही रूल बनाएगी. डिफरेंट ईयर्स ऑफ government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction in specific matters of, कौन कौन से मैटर्स में, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन. कौन कौन से मैटर्स पर, लेजिस्लेशन कानून बनाने के, टैक्सेशन रेवेन्यू कलेक्ट करने, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ये तीनों लेवल पर इनके जो मामले होंगे उस पर ये इनका अलग एकदम ज्यूरिसडिक्शन होगा. ज्यूरिसडिक्शन दोनों ही गवर्नमेंट्स का अलग अलग होगा. अब ज्यूरिसडिक्शन कह देने से तो अलग नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी प्रोवाइड की जाएगी. तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ गया, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कहां पे लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. सो द existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड कर दिया जाता है. इसके बाद नंबर 4 आता है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड. कह रहा है जो फंडामेंटल प्रोविजंस, यानी कि ये जो बताया जा रहा है, इस टाइप की जो प्रोविजंस होंगे, इनको अकेले कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, जैसे उसके पास पावर ज्यादा है, तो वो क्या करे कि स्टेट गवर्नमेंट को दबा करके अकेले ही कोई चेंजेस कर ले, ऐसा नहीं हो सकता. यूनिलैटरली यानी कि अकेले नहीं कर सकती, दोनों का कंसेंट जरूरी रहेगा. Such changes require the consent of the both the levels of government. दोनों का ही, सेंट्रल का भी जरूरत रहेगा और स्टेट का भी जरूरत. कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही कोई फंडामेंटल चेंज कर दे. उसके बाद आता है कोर्ट्स के पास पावर होती है. जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास होती है, बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था, सुप्रीम कोर्ट को. तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करती है, और इनके बीच में जो पावर्स बटी हुई हैं, डिवाइडेड है, उनका भी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, उनके बारे में भी देखरेख कौन करेगा, यही करेगा. तो जब कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो कौन देखेगा, कोर्ट ही देखती है उसको. Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court act as an umpire if disputes arise between different level of government in the exercise of their respective powers. कह रहा है कि जब सेंटर और स्टेट के बीच में मान लेते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो हाईएस्ट कोर्ट होगी, तो हमारे इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट है कौन, सुप्रीम कोर्ट. तो
जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाएगी तो हाईएस्ट कोर्ट अंपायर की तरह काम करेगी। अंपायर जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट का मैदान है मान लीजिए, तो क्रिकेट के मैदान में कोई भी आउट की अपील होगी तो कौन डिसीजन देगा? अंपायर देगा। चौवा है या छक्का है कौन बताएगा? अंपायर बताएगा। फुटबॉल में रेफरी, तो ये कैसे काम करता है? अंपायर की तरह काम करता है और यही कॉन्फ्लिक्ट को निपटाएगा अगर पावर्स को लेकर के कोई समस्या आ रही है, पावर्स के यूज में कोई समस्या आ रही है। इसके बाद चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए आपको मालूम है सरकार के पास एक ही सोर्स होता है, वो है रिवेन्यू कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का। तो स्पेसिफाइड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, कैसे करेगी, और स्टेट के लिए भी अलग अलग दोनों को बता दिया गया जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऐसा ना हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो बार बार जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि सर पैसा चाहिए रोड बनाने के लिए, मेला लगना है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए ही क्या कर दिया? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए क्या किया गया? दोनों को क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया। और 7th आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो पहला है सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। सबसे पहला क्या है? यूनिटी को प्रमोट करना, सुरक्षित रखना। और दूसरा आता है रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, यानी कि साथ में लेकर के चलना। तो 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो क्षेत्रीय विभिन्नता है इसको भी बरकरार रखना, संजोकर रखना। Therefore, 2 aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rule of power sharing. क्या करना पड़ेगा? उनको पावर शेयरिंग के जो रूल्स होंगे दोनों ही गवर्नमेंट को मानने पड़ेंगे, उनको एग्री करना पड़ेगा। तो इसमें देखने को मिलता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए टू लिव टुगेदर। तो म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि दोनों की तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और टू लिव टुगेदर यानी कि दोनों एक साथ चलते रहें। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम। They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects. दोनों कौन कौन से? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। म्यूचुअल ट्रस्ट, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बिल्कुल एकदम लाइन से याद रखें। 2 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, सेकंड एट द सेम टाइम रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट कर। दोनों ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद ये सेम चीज जो पीछे हमने देखी वही यहां पर लिखी है, बस इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इत्मीनान से देख सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे ही, सबको बताया जाता है कि एनसीईआरटी रट के ही जाना है, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर एक जैसा होगा। तो होस्ट अगर आपको लगता है कि हमारी कॉपी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए तो आप इस स्टाइल में भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जैसे हमने बताया 2 और मोर लेवल्स, वही चीज बताया मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बस इसमें क्या है, हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं कि 7 जो वहां पे बताए गए तरीके उसी को हेडिंग्स के फॉर्म में डाल करके थोड़ा थोड़ा उसके अंदर लिख दिया गया। फेडरलिज्म फीचर्स 2 और मोर लेवल्स, डिस्टिंक्ट जुरिडिक्शन, दोनों के जुरिडिक्शन अलग अलग होंगे, सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग। जल्दी से रिवाइज भी हो रहा है इसी बहाने। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी कि किस जुरिडिक्शन को कहां पर लिख दिया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाएगा, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट प्रोसेस आसान नहीं होगा कि एकदम यूनिलैटरली कोई चेंज करा जा सके, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का कंसेंट जरूरी है। इसके बाद जुडिशियल ओवरसाइट, जब भी कभी आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंटर स्टेट या डिफरेंट लेवल्स के बीच में, तब आपको देखने को मिलेगा कि जो हाईएस्ट कोर्ट होगी, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या करेगी? अंपायर की तरह काम करेगी। रेवेन्यू को बता दिया गया कि क्लियरली स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन कि सेंट्रल का ये है और स्टेट का ये है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी को मेंटेन रखना और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, वही सेम चीज है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके। अगर आप चाहें तो आप अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वे ऑफ पावर बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो कितने टाइप का दिखाई देता है? फेडरलिज्म में भी क्या देखने को मिलेगा? 2 टाइप का दिखाई देगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन को ध्यान से समझें। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपको एक चीज दिखाई देगी कि छोटे छोटे
स्टेट्स आकर के एक साथ एग्रीमेंट करके और एक फेडरेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखेंगे, एग्जांपल में पूछ देता है कि कौन कौन से कंट्री, जैसे पूछ देगा ऑस्ट्रेलिया ने क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके लिए छोटी सी एकदम कहानी कि जब अमेरिका जो था 13 कॉलोनीज में बटा हुआ था, और 13 कॉलोनीज जो थी ये किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की। तो उस टाइम पर जब अमेरिका जब आजाद हुआ, जब ये 13 जो इस कॉलोनीज थी या स्टेट्स थे, ये सब एक साथ आए और इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम नेशनल कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार एक पूरा यूनियन को दे देंगे। इसीलिए नाम क्या पड़ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एग्रीमेंट का परिणाम था, कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम था, इसको बोला जा रहा है कमिंग टुगेदर। इसमें दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं, यानी कि सेंटर के पास भी बराबर पावर होगी, स्टेट के पास भी इक्वल, यानी कि इन दोनों के पास बराबर पावर होती है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर, जैसे कि इंडिया में देखने को मिलता है होल्डिंग टुगेदर, तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर में सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है और जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है वो अनइक्वल दिखाई देती हैं। जब लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जब एक बड़ा कंट्री छोटे छोटे जो अपने स्टेट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको क्या करता है, थोड़ी थोड़ी पावर देता है, तो उसको बोला जा रहा है होल्डिंग टुगेदर। अब इंडिया यहां से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है, क्या कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी स्टेट्स जो थे या जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक साथ लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वहां पर अगर आप देखें तो कभी कभी जबरदस्ती करा गया, कहीं कहीं पर वॉर लाइक सिचुएशंस हुई, कहीं कहीं पर युद्ध हुआ, किसी को लालच दिया गया, तो डिफरेंट तरीके से इनको बोला गया। तो क्या कह रहे हैं, होल्डिंग टुगेदर, सबको साथ ले करके चल रहे हैं, लेना पड़ रहा है जबरदस्ती। और यहां पर क्या देखने को मिलता है कि पावर अनइक्वल, ऑफन पावर्स कैसी होंगी, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती, जरूरी नहीं कि सबके पास बराबर ही पावर हो। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, इंडिया सबसे पहला आपको याद रखना है, इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर, और बेल्जियम, स्पेन है। तो ये याद रखेंगे, इसके एग्जांपल स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बेल्जियम, स्पेन, इंडिया, ये किसके हैं, होल्डिंग टुगेदर। यहां पर होल्ड करके रखा जा रहा है, ऐसे याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। होल्डिंग टुगेदर, यहां पर पावर्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, अभी जो हमने 7 फीचर्स देखे, इन सभी को इंडिया क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए इंडिया क्या बनता है, एक फेडरल कंट्री बनता है। जब से सबसे पहला ही आप देख लें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहां पर भी दिखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और यहां पर एक तीसरा लेवल भी दिखता है, तीसरा टियर भी दिखता है, वो कौन सा, लोकल। इसके बाद सबका जुरिस्डिक्शन अलग अलग है, तीनों का जुरिस्डिक्शन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। 3 लिस्ट बनती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो भी अभी हम देखते हैं आगे। इसके बाद कोई विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, वो निपटाएगा। सेंटर स्टेट की किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी समस्या आएगी तो कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद रेवेन्यू का भी बता दिया गया कि सब दोनों का, सेंटर कहां से रेवेन्यू का मेंशन कर दिया गया और स्टेट का भी मेंशन कर दिया गया, और यूनिटी तो हमारे यहाँ बना के रखा ही जाता है। तो सातों के सातों को हम क्या करते हैं, फीचर्स को पूरी तरीके से पालन करते हैं, इसलिए हम क्या है, एक फेडरल कंट्री। तो क्या बता दिया गया, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज इट्स पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डिवीजन ऑफ पावर में बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। This division of power is enshrined in the Indian Constitution में लिखा है, which outlines the responsibilities and powers of both levels of government। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और बता सकते हैं jurisdiction अलग अलग दोनों का डिसाइड। The Constitution declared India as the Union of State। इंडिया को क्या बताया है, यूनियन ऑफ स्टेट बताया है, फेडरल ऑफ स्टेट नहीं बताया। हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया, कारण क्योंकि हम एग्रीमेंट से बने नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बने, हमें मिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टियर सिस्टम। जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 टियर के लिए था, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन भारत का जो साइज है वो बहुत बड़ा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, इसको देखते हुए एक और टियर की जरूरत महसूस हो रही थी, और ये कहा गया था पहले ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी टाइम पर कि यहां पर क्या होना चाहिए, एक थर्ड टियर भी होना चाहिए, जिसको हम कॉमनली पंचायत के नाम से जानते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें
रूरल एरिया में आती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी आती है अर्बन एरिया में। तो ये गांधी जी का सपना था कि पंचायतों का गठन किया जाए, पंचायत इस्टेब्लिश की जाए। याद रखेंगे किसका आइडिया था? गांधी जी का आइडिया था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत गांवों का देश है, यहाँ पे विलेजेस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर गांव के लेवल से पॉलिसी बननी चाहिए, उनका भी पॉलिसी मेकिंग में एक योगदान होना चाहिए। तो ये पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी का दिया हुआ था, उसके बाद इसको फॉलो किया गया। तो ये कब फॉलो किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपकी बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए एक बार कि पंचायत को कब यहां पे जोड़ा गया, थर्ड टीयर को कब जोड़ा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम of government, the union government, or what we call the central government, representing the union of India and the state government. Later, the third tier of फेडरलिज्म was added in the form of पंचायत and municipality. तो इसको कब जोड़ा गया था और कैसे? 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। तो 1992 में 73rd, 74th, 73rd से पंचायत को जोड़ा गया। पंचायत कहां पर होती है? रूरल एरिया में, रूरल एरिया में। और अर्बन एरिया में यहां पर म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया। तो ये याद रखना है। तो थर्ड टीयर बाद में जोड़ा गया। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही टीयर हुआ करते थे। इसके बाद कहा जाता है कि ये जो हमारे यहां पर देखने को मिलता है कि फेडरल सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, हमने जुरिस्डिक्शन बना दिया। जो जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड किया? यूनियन लिस्ट बना दिया, स्टेट लिस्ट बना दिया और कंकरेंट लिस्ट बना दिया। इसको देखते हैं जल्दी से, क्या देखने को मिलता है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है और कौन से सब्जेक्ट्स बनाता है? नेशनल कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पे। तो डिफेंस, जैसे पूरे देश की सुरक्षा का मामला हो गया, बैंकिंग का मामला हो गया, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं उन पर कौन कानून बनाता है? यूनियन लिस्ट में लिखे गए और उन पर कानून बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर कभी फर्दर नॉलेज के लिए जान लें, 97 सब्जेक्ट्स को इसमें लिखा गया। कितने सब्जेक्ट्स लिखे गए? 97 सब्जेक्ट्स। उसके बाद एक आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी स्टेट लिस्ट पर। इसमें पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। आप देखते हैं पुलिस यूपी की अलग होगी, बिहार की अलग होगी, महाराष्ट्र की अलग होगी, हर जगह की पुलिस अलग अलग, क्योंकि स्टेट को ये देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए किसकी? पुलिस की जिम्मेदारी होगी। ट्रेड की, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? दे देगा आपको ट्रेड। ट्रेड किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, या फिर नन ऑफ अबव। तो ध्यान रखेंगे, ये केवल आपको इतने ही याद रखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे मामले किसके अंतर्गत आते हैं? स्टेट लिस्ट में लिखे जाते हैं। उसके बाद एक आता है कंकरेंट लिस्ट। ये हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है? कंकरेंट लिस्ट भी एक लिस्ट मिलती है। यूएसए वगैरह में क्या मिलती है? केवल 2 ही लिस्ट मिलती हैं, फेडरल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यहां पर क्या है? कंकरेंट लिस्ट एक आ गई, जिस पर सेंट्रल और स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर दोनों ही कानून बना दें, तब क्या होगा? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो उस स्थिति में बता दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वही मान्य होगा। तो इस पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। एजुकेशन, इसमें ट्रेड यूनियन है, इसमें ट्रेड यूनियन। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये आपके सब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। यानी कि एजुकेशन पे अगर कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट भी। अगर दोनों ने बना दिया तो सेंट्रल वाला माना जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखें, कंकरेंट लिस्ट को हमने कहां से अडॉप्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से अडॉप्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया से। ये जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट
और कंकरेंट ये किस शेड्यूल में लिखी गई हैं? शेड्यूल ये थोड़े से अलग से क्वेश्चन है, लेकिन इनको अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जान के रखें आगे के लिए अच्छा रहता है। तो आपको मालूम रहे कि ये जो तीनों लिस्ट हैं ये कहां लिखी गई हैं? शेड्यूल 7 में। इसमें लिखी गई शेड्यूल 7। 7th शेड्यूल में लिखा गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को। इन 3 लिस्ट में कोई मान लेते हैं कानून यानी कि कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? जैसे अगर सोचें कि जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1776-80 के आसपास, तब अगर साइबर सिक्योरिटी की तो कोई समस्या नहीं रही। हमारा इंडिया का जब कानून लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तब कोई साइबर सिक्योरिटी की समस्या नहीं थी, टेररिज्म नहीं था, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई समस्या नहीं थी, कंप्यूटर का उतना बड़ा बढ़ चढ़कर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप क्रिप्टो करेंसी, इन सब पे तो कुछ लिखा ही नहीं गया। ये सब्जेक्ट इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, किसमें आएंगे, नहीं लिखा गया। तो जो सब्जेक्ट्स कहीं नहीं लिखे गए उनको बोला जाता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। इनको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट विषय। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स याद रखना है क्या है? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स तो जो इनमें से किसी भी लिस्ट में जो कहीं पर भी नहीं लिखे गए उनको बोला जाता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो इंडिया में रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर हमारे यहां थोड़ी सी पावरफुल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार उनका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। यहां पर हम कैसे फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर। तो याद रखना है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे इंडिया में कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यूएसए में स्टेट बनाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम क्या है? होल्डिंग टुगेदर। अब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन स्टेट, इसकी वजह से क्या दिखता है? अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले ही बताया कि कुछ स्टेट के पास स्पेशल आपको पावर्स दिखाई देती हैं। वो किसके? आर्टिकल 371 से। याद रखें आर्टिकल 371 से स्पेशल उनको पावर्स दी जाती हैं, स्टेटस। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के पास पहले होता था, नॉर्थ ईस्ट में आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इनके पास क्या दिखाई देगा? तो स्पेशल पावर्स। So, in federations formed by holding together constituent units often have unequal powers. तो यहां पर हमारे यहाँ क्या दिखते हैं? चूंकि हम क्या है? होल्डिंग टुगेदर, तो यहां पे अनइक्वल पावर्स स्टेट के बीच में दिखाई देती हैं। इन इंडिया नॉट ऑल स्टेट्स हैव द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। सबके पास नहीं है बराबर। स्पेशल स्टेटस, कुछ सर्टेन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। कौन से आर्टिकल से? 371 से। और एक चीज और याद रखनी, ये किस लिए? क्योंकि उनका यूनिक जो कल्चर है, जो उनकी यूनिक हिस्ट्री है, उसके लिए। तो सम स्टेट सच एज, कौन कौन से ये याद रखना है? आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस लिए दिया जाता है? ड्यू टू यूनिक सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ड्यू टू यूनिक सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। These powers protect indigenous land rights. इंडिजिनस क्या होता है? मूल आदमी, जो वहीं का बाशिंदा हो, वहीं का रहने वाला हो ओरिजिनली, उसको बोलते हैं इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके कल्चर, और साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा इनको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे जो ट्राइबल एरिया होता है वहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं देखने को मिलती हैं, तो वहां के लोग क्या रहते हैं? एजुकेशनली थोड़े से पीछे। तो इस वजह से उनको क्या किया जाता है? उनका फेवर किया जाता है, थोड़ा सा क्या किया जाता है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रेजिडेंट्स जो होंगे, जहां पर स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वहां पर प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। कौन? नॉन रेजिडेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम परचेजिंग लैंड और प्रॉपर्टी इन दीज स्टेट्स। इसके बाद आता है यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले ये जाने यूनियन टेरिटरी या यूटीज क्या होते हैं। यूटीज बहुत, उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता, इनका क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं होता कि इनको अलग से एक स्टेट बना दिया जाए, ना ही इतना छोटा होता है कि किसी स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए, और इनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है, तो उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। और यहां पर क्या देखने को मिलता है कि पावर, इन पर लॉ बनाने की पावर ज्यादातर किसके पास रहती है? इस सेंटर के पास ज्यादा रहती है। तो यूनियन टेरिटरीज एंड लिमिटेड पावर्स, इनके पास लिमिटेड पावर होगी, पावर किसके पास ज्यादा मिलेगी? सेंटर के पास
Certain regions in India, including Chandigarh, Lakshadweep, दिल्ली, पुदुचेरी, कितनी, आपको कमेंट में आंसर करें कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इस टाइम पर। तो ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज। दीज एरियाज आर टू स्मॉल टू बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड देयरफॉर हैव लिमिटेड पावर्स। ये क्या है, बहुत छोटे हैं, इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बनाया जा सकता, इनके पास लिमिटेड पावर्स होंगी, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग स्पेशल अथॉरिटी ओवर देम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन स्पेशल अथॉरिटी होती है इन पर रूल बनाने की, इनके लिए कुछ नियम बनाने की। ये अथॉरिटी, जैसे दिल्ली में हमारे यहां पर भी किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर दिखेगी। एक सेकेंड, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा वेट करेंगे, बस आ गया। ठीक है, तो हमको याद रखना है इससे आने वाले क्वेश्चन क्या रहेंगे। पहला, किस आर्टिकल से स्पेशल स्टेटस मिलेगा 371 से, किसको किसको मिला है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। यूनियन टेरिटरीज क्या है, ये इतनी छोटी नहीं होती, इतना बड़ा एरिया नहीं होता इनका कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जा सके, ये बहुत छोटे होते हैं। इसके बाद पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पावर शेयरिंग होती है यूनियन और स्टेट के बीच में। इसको देखते हैं कि पावर शेयरिंग के दौरान अगर चाहे कि इनका जो फंडामेंटल्स है, यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको अगर चेंज करना है तो क्या करना होगा। तो उसको चेंज करने के लिए एकदम सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों ही हाउसेज से 2/3 मेजॉरिटी से आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। रेटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन, इसको ध्यान से समझते हैं क्या होगा। पार्लियामेंट में दो हाउसेस कौन कौन से होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। दो हाउसेस लोकसभा, राज्यसभा, दोनों से इसको कितने 2/3 से, यहां से भी यहां से भी, दोनों से 2/3 से पास होना पड़ेगा। और उसके पास ये जाएगा स्टेट्स के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां से हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट से हमको अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा, तभी हम किसी फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझें कि कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि फंडामेंटल्स जो हैं उसमें, यानी कि इनके बीच में जो पावर शेयरिंग हो रही है, इसको लेकर के कोई चेंज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होगा। फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा दोनों से 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा और हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। The sharing of power between union and state governments is fundamental to the constitution's structure. Altering दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज डिफिकल्ट, इसको बदलना, इसमें चेंजेस करना मुश्किल होगा। एंड रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम बोथ हाउसेस, तो कौन कौन से हाउस हो गए, लोकसभा, राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट, विद ए 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, एंड फॉलोड बाय रेटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं अनुसमर्थन प्राप्त करना। यानी कि 14 स्टेट उस बात से एग्री हो कि हाँ ये फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो 14 स्टेट रेडी हैं, यानी कि 28 है तो 14, 30 होते तो 15। रेटिफिकेशन बाय एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो उनके यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहां से पास होना चाहिए। ओके इसके बाद द जुडिशरी स्पेशली द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द ओवरसीइंग the implementation of constitutional provisions and resolving disputes regarding the division of powers. division of powers को लेकर के कोई भी dispute होगा सेंट्रल स्टेट के बीच में, कौन रिजॉल्व करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मेनली ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, ये क्लास 11th में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें मालूम होना चाहिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को निपटाना। इसके बाद टैक्सेशन एंड रिसोर्सेज, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, अगर आप देखें तो दोनों के पास इनको क्या कर दिया, टैक्स लगाने की अनुमति दी जा रही। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द अथॉरिटी टू लेवाई टैक्सेस टू फंड देयर ऑपरेशन एंड फुलफिल देयर रिस्पांसिबिलिटी। उनको अपनी रिस्पांसिबिलिटी, उनका जो काम है, कर्तव्य है, उसको पूरा करने के लिए फंड की जरूरत होगी तो उनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड,
फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है उसको लेकर के अब क्वेश्चन आ रहा है। Federalism is practiced in India through a system of shared governance in which power is divided between the central government, state government। मालूम है बार बार वही चीज है, सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर बट रही है। एंड यहाँ हमारे यहाँ तीसरा टियर कौन सा देता है, लोकल गवर्नमेंट। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स विच आर आउटलाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारा हम एक बार देख चुके हैं, बार बार उन्हीं का रिपीटिशन है। एट द नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एट द स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट is responsible for issue that are more local such as the education। इनके ये क्या लिखा हुआ है, यही सारी चीज की डिफेंस पे कानून कौन बनाएगा, फॉरेन अफेयर्स पे कौन बनाएगा, करेंसी पे, यानी कि बार बार उन्हीं चीज का। तो एक ही बार समझना है, सेंटर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स मालूम है, नेशनल कॉमन इंटरेस्ट के जो होंगे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट छोटे मोटे जो टैक्स लगाने हैं, साइकिल स्टैंड हो गया, मेला लगाना है, नाली बनना है, इस टाइप के जो काम होते हैं वो कौन देखता है, लोकल लेवल पर देखे जाते हैं। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड ए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द क्रिएशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया में थर्ड लेवल को कब बनाया गया, लोकल लेवल पे कब बनाया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अभी बताया 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। दीज लोकल गवर्निंग बॉडीज हैव बीन granted is significant powers and responsibility by the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, तभी क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं लिखा जाता तो ये नहीं हो सकता। जैसे बोला तो बहुत पहले से जा रहा था कि पंचायत बननी चाहिए, लेकिन बन नहीं पा रही थी, तो इसको क्या मेंशन किया गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक नहीं होगा तब तक ये आप सब पे ये नहीं कह सकते कि ऐसा करना ही होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना जरूरी था। इसके लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Such as these local governing bodies have been granted significant powers and responsibilities by the Constitution, such as the authority to manage local public works projects called local taxes, regulate local industries। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट इज द यूनियन लिस्ट इन इंडिया, और बताइए कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस करने में एक सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, यानी लिंग्विस्टिक स्टेट भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य। तो सबसे पहली जो समस्या आई तो यही आई, लेकिन फिर इसको जब सॉल्व कर लिया गया तो देखा गया कि इससे और क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ आसानी हुई कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग सेम रीजन सेम स्टेट में रहें। The creation of linguistic state was the first and a major test of democratic politics in our country। Many old states have vanished and many new states have been created। बहुत सारे स्टेट्स खत्म हुए और बहुत सारे स्टेट बने नए नए। तो अगर आप 1947 का जो मैप देखेंगे और आज का मैप देखेंगे तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा, बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए। जैसे एग्जांपल गुजरात और महाराष्ट्र आज हम दो देखते हैं, ये पहले एक ही होता था जिसको बॉम्बे नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। बहुत सारे 1947 में चेंज किए गए। फिर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश 1953। फिर 1956 में एक एक्ट ला दिया गया, उसके बाद 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी बनी। ये बस केवल आपकी नॉलेज के लिए कि कई बार क्या हुआ, बाउंड्रीज चेंज की गई। तो लास्ट बाउंड्री जो चेंज की गई थी, स्टेट बनाया गया था, वो तेलंगाना को बनाया गया था जून 2014 में। तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states। जो same language बोलते हैं वो same state में रहे। When the demand for the formation of states based on language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। जब सबसे पहले ये डिमांड उठी कि लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए, तो जो बड़े लीडर्स थे उनको एक समस्या लग रही थी कि ऐसा ना हो जाए कि इनकी ये सेपरेट आइडेंटिटी ले लें और ये सेपरेट होने की डिमांड करें, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाए कंट्री। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में भी क्या कहा गया कि मुस्लिम जो होंगे, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन, यानी कि आइडेंटिटी को लेकर के ही क्या कर दिया गया, पार्टीशन।
कि मुस्लिम्स अलग रहेंगे, हिंदुओं के लिए अलग देश, इसकी ही डिमांड की गई थी। तो वैसे ही इनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश डिसइंटीग्रेट हो जाए, सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के आधार पर अगर हमने स्टेट बना दिए तो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। इसके बाद आता है दूसरा, हमने क्या किया, तो लैंग्वेज के आधार पर हमने जब कई सारे स्टेट्स बने तो हमने देखा कि बढ़िया तरीके से चीजें चल रही हैं, कोई समस्या नहीं आ रही। एक और हमने स्मार्ट मूव करा, क्या कि लैंग्वेज को लेकर के समस्या थी। 40% लोग हिंदी बोलते हैं हमारे देश में, लेकिन हमने किसी भी भाषा को, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। तो गलती कभी नहीं करेंगे, नेशनल लैंग्वेज हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं दो, हिंदी और इंग्लिश। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? हिंदी और इंग्लिश, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस पूछ देता है, तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की संख्या है 22। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी हैं? 22 अनुसूची में लिखी गई हैं। तो कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। और कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, इसको भी ध्यान रखना, कह देगा हिंदी के अलावा कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो हिंदी के अलावा 21, याद रखिएगा, घुमा देता है कभी कभी। तो लैंग्वेज पॉलिसी, नो नेशनल लैंग्वेज, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट designate a national language. Hindi is recognized as the official language, but as it is the mother tongue of only about 40% लोगों की मदर टंग है, लेकिन 60% फिर भी नहीं बोलते। Various safeguards are in place to protect other languages, लेकिन फिर भी 60% लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए क्या नहीं किया गया, इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया गया। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस समझे कि है क्या शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, याद कर लेने से नहीं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में लिखा गया कि 22 भाषाएं हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होंगी। तो किस शेड्यूल में लिखा गया, याद रखेंगे? 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में लिख दिया गया कि 22 भाषाएं होंगी। कितनी? 22। हिंदी के अलावा 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होंगी। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स कैन चूज टू टेक देम इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आप एग्जाम देंगे, लाइक यूपीएससी अगर मान लीजिए देते हैं, तो आप देखेंगे कि आप 22 में से किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट आल्सो हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड फॉर मोस्ट गवर्नमेंटल वर्क। स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, जहां जिस जगह पे जिस भाषा को बोलने वाले ज्यादा होंगे उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज वो बना सकते हैं। Cautious spread of हिंदी, अनलाइक इन श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में हमने देखा, श्रीलंका में क्या देखने पड़ा, सिंगला लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। वैसे हमारे यहाँ भारत में नहीं बनाया गया। अगर बनाते तो 60% लोग विरोध कर सकते थे, अपोज कर सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अनलाइक इन श्रीलंका, इंडियन लीडर्स टुक ए केयरफुल अप्रोच इन प्रमोटिंग हिंदी। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन प्लान टू सीज द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस बाय 1965। याद रखना है क्वेश्चन, पहले क्या सोचा गया था कि 1965 के बाद ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यानी कि इंग्लिश को हटा देंगे, लेकिन हाउएवर आफ्टर प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु, तो प्रोटेस्ट ज्यादातर कहां पर हुए? तमिलनाडु। याद रखेंगे हिंदी का विरोध कहां पर होता है? हमारे साउथ इंडिया में विरोध किया जाता है नेशनल लैंग्वेज को लेकर के। तो तमिलनाडु में हुआ। द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू कंटिन्यू यूजिंग इंग्लिश अलोंग साइड हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के लिए यूज के लिए भी एग्री हो गए, क्योंकि क्या होने लगा? विरोध होने लगा, प्रोटेस्ट यानी धरना प्रदर्शन होने लगा। क्रिटिसिज्म एंड कंटिन्यूड प्रमोशन ऑफ हिंदी। क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट continuing the use of English benefits the English speaking elite। क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश का यूज इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स के लिए। Despite this, the government of India continues to promote Hindi through it does not impose it on non-Hindi speaking states। तो हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही, लेकिन थोपा नहीं जा सकता, इम्पोज नहीं किया जा सकता जहां पर नहीं बोली जाती। The flexibility of Indian leaders in handling the language issue has helped avoid conflicts like those seen in श्रीलंका। जैसे श्रीलंका में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए भाषा को लेकर के, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान दो हुआ करते थे, वेस्ट और ईस्ट। पाकिस्तान ने भी क्या करा था? वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना करके
थोप दिया था, तब वहां पर क्या हुआ, युद्ध हुआ और एक नए देश का फॉर्मेशन हुआ, बांग्लादेश। तो हमारे लीडर्स स्मार्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबल रखा अपनी अप्रोच को, ऑफिशियल लैंग्वेज 2 बना दी, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बनाई, जिससे कि क्या देखने को मिला, हमारे यहाँ लैंग्वेज पॉलिसी को समझा। तो कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो हमने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट, फिर लैंग्वेज पॉलिसी। इसके बाद आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को देख करके, तो कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसमें सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो रिलेशंस थे वो पहले अच्छे नहीं थे। 1990s तक आप देखने को मिलता था कि प्रेसिडेंट रूल लगा करके सरकारों को गिरा देते थे, उनको दबा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चलने नहीं, यानी कि ये होता क्या था, कैसे होता था कि पूरे देश की जो यूनियन यानी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती थी, उसकी ही सरकार कई बार स्टेट्स में देखने को मिलती थी, और जहां पर स्टेट की सरकार किसी दूसरी पार्टी की बनती थी, यानी कि स्टेट में दूसरी और सेंटर में दूसरी, तो सेंटर अपनी पावर्स का मिसयूज करके स्टेट की गवर्नमेंट को हटा देते थे, ये देखने को मिलता था। लेकिन 1990s के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट्स का प्रचलन आया, क्योंकि सब किसी के पास पूरी इतनी सीटें नहीं आ रही थी जो सेंटर में डायरेक्ट सरकार बना सके। तब क्या करना पड़ता था, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट होती थी, रीजनल गवर्नमेंट्स, रीजनल पार्टीज होती थी, उनसे सहयोग लेते थे, इसी को बोला गया कोएलिशन गवर्नमेंट। तो जब सहयोग लेंगे तो पावर भी शेयर करना पड़ता है। स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म थ्रू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, तो हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के थ्रू भी फेडरलिज्म देखने को मिलता है, मजबूत होता है। रीस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। द इफेक्टिवनेस ऑफ constitutional power sharing largely depends on how ruling parties and leaders adhere to these arrangements। सेम चीज है कि कैसे वो अरेंजमेंट्स करते हैं। तो पहले क्या देखने को मिलता, सेंट्रल स्टेट के बीच में दिक्कत आती थी, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसी की सरकार ज्यादातर स्टेट में होती थी। डोमिनेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी, तो किस पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलता था। For a long time, the same party governed both the center and most of the states। सेंटर पर भी कौन होती थी, कांग्रेस, और ज्यादातर जगहों पर स्टेट्स पे भी कौन होती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लीडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट फुली एक्सरसाइजिंग देयर ऑटोनॉमी एज फेडरल यूनिट्स, तो जो स्टेट्स होते थे वो अपनी पूरी ऑटोनॉमी नहीं इंजॉय कर पाते थे, पूरी इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर पाते। व्हेन डिफरेंट पार्टीज गवर्न द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट में जब डिफरेंट पार्टीज क्या करेंगी, गवर्न करेंगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन अटेम्प्टेड टू अंडरमाइन स्टेट पावर्स वीकनिंग द फेडरल स्पिरिट। तो वो क्या करते थे, विरोध करते थे, वो जो फेडरलिज्म की स्पिरिट थी उसके लिए सही नहीं। मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, मिसयूज करते थे। इन द पास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, डिसमिस कर देते थे, किससे करते थे, प्रेसिडेंट रूल लगाकर, आर्टिकल 356 बाय राइवल पार्टीज विच इरोडेड द एसेंस ऑफ फेडरलिज्म, जिससे क्या होता था, फेडरलिज्म का जो मूल भावना थी वो प्रभावित होती है। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोएलिशन गवर्नमेंट्स, धीरे धीरे 1990s के बाद क्या हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट्स का दौर आया। दिस डायनेमिक चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 विद द राइज ऑफ रीजनल, यानी कि रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी मोटी जो पार्टियां रहती हैं वो उनका राइज हुआ। दिस एरा आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, तो पूछ सकता है कोएलिशन गवर्नमेंट्स की बिगिनिंग कहां से, 1990s से। तब क्या हुआ, जैसे किसी के पास मैजिकल जो फिगर होता है 272 लेना पड़ता है लोकसभा में, जब 272 से ज्यादा सीटें आएंगी तभी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं आप स्टेट सेंटर की। तो उसके लिए जब 272 नहीं आया, मान लीजिए 30 सीटें कम पड़ गई, 20 सीटें कम पड़ गई, तो किससे लेनी पड़ेंगी, रीजनल पार्टीज से कोएलिशन करना पड़ेगा, उनसे सहायता लेनी पड़ेगी, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या होगी, शेयर होगी। वेयर मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू अलाई यानी कि अलायंस बनाना पड़ेगा विद रीजनल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ ए क्लियर मेजॉरिटी। तो क्लियर मेजॉरिटी बताया आपको, लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी के लिए 272 सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर किसी के पास 252 आती हैं तो उसको कितनी 20 सीटों की कमी पड़ेगी, उसको किसी से सहयोग लेना पड़ता। तो सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस थे वो क्या हुए, पहले शुरुआत में खराब थे, लेकिन धीरे धीरे अब क्या
देखने को मिला, अच्छे हुए, इससे भी फेडरलिज्म मजबूत होता है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं सेंट्रलाइजेशन को जल्दी से। सेंट्रलाइजेशन में क्या आपको देखने को मिलता है कि सारी की सारी पावर, मान लेते हैं यहां दिल्ली, तो सारे के सारे डिसीजन यहीं से लिए जाएं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण होना। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहां डिसेंट्रलाइजेशन हमारे यहां अभी जो समझेंगे लोकल लेवल पर, यानी कि सेंट्रल स्टेट से कुछ कुछ पावर किसको दे दी गई, लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पर कौन, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। नीड फॉर थर्ड टीयर, नीड फॉर थर्ड टीयर क्या जरूरत पड़ी, इंडिया का वास्ट साइज, बड़ा साइज जो है, एंड डाइवर्सिटी रिक्वायर मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 लेवल से ज्यादा की जरूरत पड़ रही है थर्ड लेवल की, किस लिए, क्योंकि साइज बहुत बड़ा और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। थर्ड ईयर लोकल गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड फॉर मोर इफेक्टिव पावर शेयरिंग, मोर इफेक्टिव यानी पावर शेयरिंग और अच्छे से हो सके, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, थर्ड ईयर लोकल गवर्नमेंट का बनाना पड़ रहा है। सबसे ऊपर यूनियन, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से किसके पास, टू लोकल गवर्नमेंट्स, इनेबलिंग लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंकरेजिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इस चीज को ध्यान समझिए, हमने पहले ही बताया कि महात्मा गांधी की ये सोच थी, और किस लिए थी, क्योंकि भारत किसका, गांव का देश कहा जाता है, तो उनका मानना था कि जो पॉलिसी बने तो गांव के लेवल से। और इसलिए अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि बिहार में कोई समस्या है, जैसे यहाँ पे फ्लड आ जाता है, यहाँ राजस्थान में दूसरी समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ साउथ में रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के समस्या है, यहाँ ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाले साइड में देखें तो यहाँ पर बर्फ जम जाती है। तो ये सब जगह पे अलग अलग समस्याएं, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन बेहतर कौन बता सकता है, यहाँ पर किसी गांव में बिजली नहीं है, किसी गांव में रोजगार नहीं है, किसी गांव में सिंचाई की व्यवस्था की दिक्कत है, कहीं पर स्कूल की दिक्कत, तो जहां की प्रॉब्लम्स है वही लोग सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि क्या होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग नीचे से ऊपर होनी चाहिए। इसी को देखने में मिला कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आया, और हमारे यहां पे थर्ड ईयर को जोड़ा गया। डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग पावर, ये हो गया। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लोकल लेवल पर इंकरेजिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, वहां से भी गांव से भी लोग चुन चुन करके आए और डेमोक्रेटिक क्या उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। Initial challenges. Early attempts at decentralization were limited. Local governments lacked power, resource, and regular elections. शुरुआत तो स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने के थोड़े दिन बाद ही स्टार्टिंग की गई, लेकिन इसको क्या नहीं कहा, फोर्सफुली नहीं करा पा रहे थे, इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, कंडीशन भारत की अलग अलग थी, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे कि एकदम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, पॉलिसी मेकिंग में जा सकें, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा धीरे धीरे। और फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा गया, इसको निश्चित कर दिया गया कि करना पड़ेगा। तो पहले क्या देखने को मिलता था, पहले देखने को मिलता था कि रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, रिसोर्सेज की दिक्कत होती थी और फंड्स की दिक्कत आती थी। इसके बाद 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। A significant step towards the effective decentralization was taken with the 1992 amendment, which empowered local government. So 1992 में जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली, पंचायतों का गठन किया गया और कुछ चेंजेस आए। और क्या क्या चीजें हुई उसके बाद उसको देखते हैं। की फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट, की फीचर्स में देखते हैं। मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडीज, मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको हर 5 साल में इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अभी हमने पीछे देखा कि इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, ये दिक्कत आ रही थी, इनिशियल चैलेंज था, तो यहां पर क्या कर दिया गया कि हर 5 साल में आपको क्या करने पड़ेंगे, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। इसके बाद कह दिया रिजर्वेशन कर दिया, किसके लिए कर दिया, बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन के लिए। कितना कर दिया गया, 1/3 वुमेन्स के लिए, 1/3 बैकवर्ड क्लास, यानी SC STs के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई और वुमेन्स के लिए भी। ये क्यों किया गया, ये रिजर्वेशन किस लिए किया गया, ये इसलिए किया गया कि इनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके और यहीं से
वुमेन से स्टार्टिंग हुई कि 1/3 सबसे निचले यहां पर लोकल गवर्नमेंट में किया गया, और धीरे धीरे अब क्या यहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल भी बना। और जब महिलाएं या बैकवर्ड क्लासेस जब रिप्रेजेंटेशन में आएंगी, यानी कि जब चुन करके पहुंचेंगे, तभी अपने वर्ग के लिए, अपने क्लास के लिए क्या कर सकती हैं, कुछ लॉज बना सकती हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर में पहुंचना जरूरी। ऐसे तो कहते रहेंगे, कौन मान लेगा, कोई नहीं मान सकता। तो कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉ बनाना है तो उसके लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया, इनका पार्टिसिपेशन भी बढ़े, तभी जाकर के ये काम हो सकता है। इसके लिए सुनिश्चित किया गया कि 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें चैलेंजेस दिखाई देते हैं कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, महिलाओं को नाम के लिए चुनाव लड़ाया जाता है, लेकिन जो पॉलिसी बनाते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, प्रचार प्रसार तक कौन कर रहे हैं, पार्षद पति, जो उनके पति होते हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं, वही उनके नाम पर चल रहे होते हैं। क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जब इलेक्शन होना है, सब होना है, तो क्या करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कंडक्ट कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहां स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव को कराने के लिए। रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स टू शेयर पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल। व्हाट इज, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला गया कि क्या करना है, इनके साथ पावर को शेयर करना है, और रेवेन्यू जरूरी है, इनके लिए भी छोटे मोटे टैक्स ये ले सकते हैं। ये सारे की फीचर्स थे। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसको क्या बोला जाता है, पंचायती राज बोला जाता है, कॉमनली ग्राम पंचायत। अब इसको ध्यान से समझें, ग्राम पंचायत यानी कि अगर ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, तो क्या किया गया, यहां से क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति सरपंच, ही कहीं पर सरपंच बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं, कहीं पर मुखिया बोलते हैं, ये चुन लिया जाएगा, जिसके पास पावर होगी कि यहां के लिए क्या कर सके, पॉलिसी मेकिंग कर सके। तो हर गांव से एक बनाया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत। तो हर गांव में क्या बना दी गई, ग्राम पंचायत बना दी गई। इसके बाद कुछ विलेजेस को मिला करके क्या बन गया, मंडल समिति या पंचायत समिति। क्या बन जाती है, पंचायत समिति। तो जैसे ये 3 गांव, तो ऐसे ही कहीं पर ये गांव, ये 4 गांव मिला करके, तो ये क्या बन गए, पंचायत समिति, या इसी को बोल देते हैं मंडल समिति। तो ग्राम पंचायत डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर विलेजेस सुपरवाइज्ड बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के इलेक्शन होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति चुना जाता है, जिसको पंचायत सरपंच भी बोल सकते हैं, मुखिया भी बोल देते हैं, प्रधान जी भी बोल देते हैं। कुछ भी पंचायत में भी देखा होगा, तो उसमें प्रधान जी होते हैं। उसमें भी समस्या देखी होगी, है कौन, महिला, और पूरे काम कौन देखता है, ज्यादातर उनके हस्बैंड। ऐसे पंचायत समिति ग्रुपिंग ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत, इनको ग्राम पंचायतों को क्या कर दिया जाए, एक किया जाए, तो ये क्या बनते हैं, मंडल या ब्लॉक। क्या बनते हैं, ये हो गया एक मंडल या ब्लॉक। और इसके बाद इन सबको मिला करके, कुछ मंडल या कुछ ब्लॉक्स को मिला करके बनता है जिला परिषद। क्या बनता है, जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी कैसा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी विद इलेक्टेड मेंबर्स एंड जिला परिषद चेयरपर्सन। इसका जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल हेड क्या होगा, जिला परिषद चेयरपर्सन, जिला परिषद अध्यक्ष कहलाता है। और जिस तरीके से यहां पर गांव के एरिया में होता है, वैसे ही अर्बन एरिया में आपको म्यूनिसिपैलिटीज दिखती हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपैलिटीज किसके लिए होती हैं, ध्यान रखना है, टाउन्स के लिए होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं बिग सिटीज के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसके लिए होते हैं, बिग सिटी के लिए, ध्यान रखना है, और टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटी। जो भी क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो मेयर कहां पर बोला जाता है, ये देखना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में क्या बोलेंगे, मेयर। क्या बोलेंगे, चेयरपर्सन या मेयर बोला जाता है। तो जैसे दिल्ली में हमारे यहां क्या देखने को मिलता है, मेयर देखने को मिलता है। इस तरीके से ये हमने सारा चैप्टर कंप्लीट किया। हम आगे भी सारे चैप्टर्स को जल्द ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस आपको क्या करना है, एक बार उसको ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद जैसे ही ये हम एक बार
पॉलिटिकल साइंस जैसे अभी चल रहा है, तो इसको खत्म करेंगे, उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप भी बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चंस का जल्द ही पूरा होते ही, जैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करेंगे वैसे ही क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचे, हमको भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।